आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर का सारा ऑब्जेक्टिव केवल 15 से 20 मिनट में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। जो हमारा पहला प्रश्न बोलता है वो है कि श वर्ण का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है जो श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो जो स वर्ण का उच्चारण स्थान है ना, वो है मुद्रा। आप अपने कॉपी में टिक मारते चलिएगा या याद करते चलिएगा, कहीं लिखते चलिएगा, क्योंकि आपके मॉडल पेपर से कम 10 नंबर का सवाल आ जाएगा। और 10 नंबर का नहीं आएगा तो 20-30 नंबर का ज्ञान आपको मिल जाएगा सवाल बनाने का। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही जल्दी हम 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल सीधा क्लास को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो देखिए दूसरा प्रश्न हमसे बोलता है निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है। जल्दी बताइए निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है। तो जो हमारा ए है ना, ये ह्रस्व स्वर है। अ भले अ ह्रस्व स्वर है, तो दूसरा का ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा बोलता है निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। तो जो ऐसे होता है ना, वो योजक चिन्ह होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो देखिए इसमें तालीम भाई गलती दिया है, बहुमुखियों गलती दिया है, समर्पितो गलती दिया है। इसका मतलब जो विलीन है ना, वो एगो शुद्ध शब्द है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए पांचवा प्रश्न हमसे क्या बोलता है, जिन व्यंजकों के उच्चारण में श्वास पूर्व अल्प मात्रा में निकलते हैं, जिन्हें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम भैया क्या कहते हैं, तो उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, जिसमें अल्प मात्रा में हवा निकलती है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या बोलता है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या बोलता है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो जो महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है ना, वो महाउत्सव है। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यश प्लस दा का संधि विच्छेद है तो यशोदा होता है। तो आठवां का डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये याद करते चलना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके अब बार बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है। तो देखिए नौवां प्रश्न क्या बोलता है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो जो पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है ना, वो होता है पो प्लस अन। तो हमारा ए बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो भैया कौन विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आप कुछ लिखते हैं और लिखते लिखते आपका मन करता है कि अब हो गया, तो आप वहां पे फुल स्टॉप लगा देते हैं नू। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। ये क्या कहता है, कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो कीर्तन शब्द एगो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न हमसे कहता है एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। तो एकता शब्द भी भैया पुल्लिंग का उदाहरण है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग है। कुजरा हम उन लोगों को कहते हैं जो सब्जी बेचता है लोग। तो कुजरा शब्द का स्त्रीलिंग कुजड़ी होगा। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न हमसे बोलता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो इसमें देखिए पुलाव बहुत लजीज है, ये हमारा 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है,
परिणाम शब्द का उपसर्ग है। जल्दी बताइए कि परिणाम शब्द का उपसर्ग क्या होता है। तो जो परिणाम शब्द का उपसर्ग होता है ना वो परि होता है, मतलब जौन परिणाम है में आगवा जौन रहता है उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। तो आप प्रत्यय किसे बोलते हैं, जौन पिछवा होता है। तो परिणाम में भैया परि आगे है तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हाई देखिए गायक, गायक शब्द का प्रत्यय है तो गायक का आप संधि विच्छेद करेंगे तो गाय प्लस अक होगा। तो जो इसका प्रत्यय होगा, प्रत्यय माने पीछे वाला, तो अक होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द कितने प्रकार के हैं। जल्दी बताइए, रचना अथवा बनावट के आकार से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द भैया तीन प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द है। जल्दी बताइए निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है। तो जो दूध वाला है ना यह एक यौगिक शब्द है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन तत्भम शब्द है। जल्दी बताइए कि इनमें कौन तत्भम शब्द है। तो जो आग है ना भाई, आग वो एक तत्भम शब्द है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तत्भम मान ले ओकर संस्कृत से बनाया गया हो उसे। देखिए ये 20वां प्रश्न हमसे क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। तो जो खपर है ना, मतलब 20 का ए, आप ऐसा देखते चलिए कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। आप उतना डिटेल में मत जाइए, केवल ऑप्शन देखिए, क्योंकि हमें बहुत ही जल्द करना है भाई, टाइम भी तो बचाना है ना। तो हमारा 20 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राम ने पुस्तक पढ़ी, यह किस काल का उदाहरण है। राम ने पुस्तक पढ़ी, यह पुनः वर्तमान काल का उदाहरण है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न हमसे बोलता है, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं। जल्दी बताइए कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न हमसे बोलता है, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो मोहन ने कुछ नहीं खाया और निश्चकवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो हमारा बी ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ बहुत बढ़िया लिखना होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न, ये क्या बोलता है भाई, आंख के अंधे गांठ के पूरे लोकवित का अर्थ है। तो इसका होता है मूर्ख धनवान। आंख के अंधा होता है और गांठ के पूरे होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो जो इसमें चिड़िया है ना वो एगो अशुद्ध, चिड़िया भाई सही है, चिड़िया सही है, ये स्मरण भी सही है, व्यवस्था भी सही है, मंगल ध्वनि भी सही है। ये भाई क्वेश्चन गलत दे दिया है क्योंकि कोई ऑप्शन सही नहीं दिया है। तो इसको हम, ये अगर आपके परीक्षा में आएगा तो ऐसे छोड़िएगा। आप जो शुद्ध अशुद्ध अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो वैसे क्वेश्चनों को आप छोड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, उसमें से केवल आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। तो जो आपको डिफिकल्ट लगे, जिस पे आप पूरा श्योर ना हो, वो क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे भाई। तो देखिए अब आपको बताना है, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो जो बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है ना वो दामनी होता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखिए, पयोघर किसका पर्यायवाची है। तो पयोघर बादल का पर्यायवाची है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 29वां प्रश्न, कुटिल शब्द का विलोम होता है। तो कुटिल शब्द का विलोम जटिल होता है या कठिन होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है भाई, कि संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे भाई कहा जाता है नाम बोधक क्रिया। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न क्या बोलता है, रामचरितमानस कौन सी संज्ञा है। तो रामचरितमानस भाई नाम आ गया है, तो ईगो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में
परिविशेषण क्या है, पर विशेषण क्या है। अब पर विशेषण हम किसे बोलते हैं, जो विशेषण का भी विशेषण बताता है उसे हम पर विशेषण बोलते हैं। तो कश्मीरी सेब लाल है, तो देखिए कश्मीरी सेब लाल नहीं सिंदूरी लाल है, तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये विशेषण का विशेषण बता रहा है, परिविशेषण उसे ही बोलते हैं। देखिए 33वां प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। जल्दी बताइए कि निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। तो जो बड़ा सा है ना वो एक परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है, माने कोई चीज बड़ा है कोई चीज छोटा है, कोई परिणाम आ रहा है ना भाई। तो देखिए 34वां प्रश्न क्या बोलता है, जिस समास व विशेष विशेषता अथवा उपमेय उपमान का संबंध उसे क्या कहते हैं। भाई देखिए इसमें क्या क्या है, जिस समास व विशेष विशेषता विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं क्रमधार्य समास। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सीताराम शब्द में कौन सा समास है। जल्दी बताइए कि सीताराम शब्द में कौन सा समास है। तो सीताराम शब्द में दृढ़ समास है। तो हमारा बी ऑप्शन का दो गो भाई है, सीता है या रामो है, तो दृढ़ समास। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 36वां प्रश्न क्या बोलता है, पंचवटी शब्द में कौन समास है। जल्दी बताइए कि पंचवटी शब्द में कौन समास है। तो पंचवटी शब्द में भी द्विगु समास है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जल्दी बताइए, जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। वाक्य का उदाहरण है मतलब में आज्ञा दिया जा रहा हो। तो ए ऑप्शन है तुम क्या खाओगे, बी ऑप्शन है तुम सदा सत्य बोलो, और सी ऑप्शन है प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाई, और डी ऑप्शन है तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। तो जो इसमें भैया तुम सदा सत्य बोलो, ये कहा जा रहा है आपसे कि तुम सदा सत्य बोलो, ये एगो आज्ञावाचक शब्द का उदाहरण है, ऑर्डर दिया जा रहा है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं। तो रचना की दृष्टि से भैया वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बिछावन पर गया और सो गया, ये एगो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसमें भाई दो बात बोला जा रहा है कि हम बिछौनों पर गए नहीं और हम सूतियों गए नहीं। तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 41वां प्रश्न, ये क्या बोलता है, रात और संध्या के बीच बेला इस वाक्य खंड में के लिए किस शब्द एक शब्द है। जल्दी बताइए, रात और संध्या के बीच बेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो वो है गोधूली। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चिंता ने रात भर जगना, चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है। भाई चिंता में या चिता में एक बिंदु का फर्क होता है। ओके, तो चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है। तो भैया तारे गिनना, तारे गिनना, घबराए रहना, यह मुहावरे का अर्थ है चिंता में रात भर जागर रहो। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न बोलता है, शेर के समान बलवान किस प्रबंध का उदाहरण है। तो ये भाई बताना है शेर के समान किस पदबंध का उदाहरण है। तो शेर के समान विशेषण पदबंध का उदाहरण है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जल्दी बताइए, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो उस भैया को किसके साथ नहीं होता है। तो भूलना के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न बोलता है, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। जल्दी बताइए, एक या अनेक
बोध कर एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम भाई वचन कहते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए भाई। देखिए 46वां प्रश्न क्या बोलता है? माँ ने बच्चों को खिलौना खरीदा। इस वाक्य यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? आपको बताना है माँ ने बच्चों को खिलौना खरीदा, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो यह वाक्य संप्रदायात्मक कारक का उदाहरण है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसा ऐसा वर्ड रहता है ना भाई हिंदी में। देखिए अब आ गया बुक का क्वेश्चन। ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए, ये बुक का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अब अगर आपने अभी तक हमारे क्लास 10th हिंदी ऑब्जेक्टिव सीरीज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। जाइए हमारे प्लेलिस्ट क्लास 10th हिंदी में, वहां से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक सारा चीज का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो देखिए 47वां प्रश्न क्या बोलता है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है? तो बेरोजगारी का जाति प्रथा भारत में एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 48वां प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में सेन साहब की बेटी का नाम था। तो उनका बेटी का कुसुम नाम नहीं था, लक्ष्मी भी नाम नहीं था, नेहा भी नहीं था, लेकिन एगो बेटिया के नाम शेफाली था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न बोलता है मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो जो भारत से हम क्या सीखे एगो भाषण है, मैक्स मुलर का एगो भाषण है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 50वां प्रश्न, बाणपत की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। तो बाणपत की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियों की लिपि में लिखी जाती है। आपको बताना है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखिए ये आपको लाइन दे दिया है, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी में किस पात्र का है? तो ये जो भैया लेखक की पत्नी निर्मला है ना, इसका पात्र है। वो बोलती है कि मैं तुझे नरम नरम रोटियां खिलाऊंगी, वो भी सेक सेक कर। तो ये तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि थे? तो गुरु नानक हिंदी के निर्गुण संत भक्ति धारा के कवि थे। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 54 नंबर प्रश्न बोलता है कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? जल्दी बताइए। कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो सवैया छंद में सिद्ध थे। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए भाई, अब का चीज का इंतजार है। आज चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आए 55 नंबर क्वेश्चन बोलता है कवि धनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो मानते हैं? किस मार्ग को अति शुद्ध मानते हैं? तो आपको बताना है कि कवि धनानंद किस मार्ग को अति शुद्ध मानते हैं। तो भैया जो ज्ञान मार्ग होता है ना, इसे कवि धनानंद अति शुद्ध मानते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। और हाँ, यहाँ पे कुछ अथी में प्रेम मार्ग भी हो सकता है, तो आप बी और डी दोनों को लेकर चलना। अगर ऑप्शन में ज्ञान दिया रहे और प्रेम दिया रहे, इसमें से कोई एक दिया रहे तो आप उस पर मार देना। ओके, तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? कवि प्रेमधन का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन है। तो हमारा डी ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 57 नंबर प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो जो पाठ्य पुस्तक भारत माता शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो गास्मिया से संकलित है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है?
कि कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि से आज के देवता कहाँ मिलते हैं? तो खेत खलिहानों में मिलते हैं रामधारी सिंह दिनकर के हिसाब से। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब पांचवा प्रश्न क्या बोलता है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो बी आर नारायण ने दही वाली मांगबा कहानी का अनुवाद किया है। ये आपको याद कर लेना है। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए 60वें प्रश्न पर आ चुके हैं हम इतना जल्दी। देखिए, मंगू को झूठा लाड लड़ाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी परखना, पैखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ ना करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी पात्र में किसका है? तो ये जौन बड़ी बेटी है ना, ये कहती है मंगू को झूठा लाड ले कर तुमने पागल बना दिया है। तो हमारा बी ऑप्शन, ई नहीं पूछेगा, ई क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई, इतना बड़ ई नहीं पूछेगा। देखिए एक बेटी बड़की बेटी कहती है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़े में 5 घंटा लग जाएगा। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? आपको बताना है कि टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ की ओर पिछड़ गई? तो भैया जो अच्युत के इंतजार में वो, माने जो बेटा था उसके इंतजार में वो पिछड़ गई। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 62 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, वली अमाल के गांव का क्या नाम था? तो उनके गांव का नाम मुन्ना डी पट्टी था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है मुन्ना डी पट्टी। 63 नंबर क्वेश्चन बोलता है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का क्या नाम था? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश के पत्नी का नाम आप जानते ही होंगे, राधा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भाई आंख मूंद के मारिएगा। देखिए, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सोख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ये भैया हिरोशिमा कविता से ली गई है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसीलिए भाई आप जो कविता होता है ना उसे 2 बार पढ़िए, क्योंकि लाइन दे देता है, आप पूछता है कहाँ से लिया गया है, पंक्ति कहाँ से लिया गया है, लाइन कहाँ से लिया गया है, तो बताना पड़ेगा। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आत्मजी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? आपको बताना है आत्मजी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो ये हैं कुंवर नारायण जी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब आपको 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो जल्दी बताइए कि कवि रेनर मारिया के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो कवि के कपोले के नरम शास्या पर। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कवि नेरर मारिया सिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकांकी के निरूपराय हैं? जल्दी बताइए कि कवि रेनर मारिया सिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान एकांकी और निरूपराय हैं? तो भैया जो भगवान एकांकी निरूपाय है ना, भक्त के बिना भगवान एकांकी और निरूपराय हैं। तो 67 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था। तो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि का विकास कथा के पक्ष माक्षर क्या था? जल्दी बता, ऐसा शब्द भाई, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि के विकास में कथा के पक्षमाक्षर क्या था? तो वो भाई था पहली विफलता पर छलके आंसू। तो हमारा 69 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर पे आ चुके हैं। अब देखिए, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके की देवी का जागरण कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके की देवी का जागरण कहाँ पे हुआ था? तो गरीबों के बस्ती में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अब कुलसुम का दिशा घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते थे। आपको बताना है
कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस बाद बिल्ला बिस्मिल्लाह खा क्या कहते थे? तो वो भाई कहते थे संगीतमय कचौड़ी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 71 का सी। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसके आंखों में झांकने पर परछाई नहीं दिखाई देती है? तो जल्दी से बताइए कि कौन कहती है मछली कहानी में जौन मछली मर जाती है उसके आंख में परछाई नहीं दिखाई देती है? तो जौन दीदी होती है, बड़ी दीदी, वो कहती है कि जौन मछली मर जाती है उसके आंख में परछाई नहीं दिखाई देती है। तो हमारा 72 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? जल्दी बताइए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो वो जो किए वो थे सचिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अजय जी। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, बड़ा जानकार व्यक्ति थे। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश के अंतर्व्यथा की अभिव्यक्त करती है? तो जो भैया एक वृक्ष की हत्या है ना, ये पर्यावरण, मनुष्य की सभ्यता के विनाश का अंतर्व्यथा करती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, magma किसको बस में करने के लिए 3-4 गुण माँ जी को बताई? तो भाई पति को बस में करने के लिए 3-4 गुण माँ जी को बताई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? सीता अपने दो चार पुल पन्नों के गठरी बांधकर अंधेरे में कहाँ निकल गई थी? तो भाई कहाँ निकल गई थी? तो वो निकल गई थी घर से। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं। तो जो निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक है ना, वो है भाई रामविलास शर्मा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? तो जो सावरदया है ना, ये उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन भाई, 79 नंबर, ये देखिए क्या बोलता है? कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो वह हंस किसी किशोरी का होगा। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? महात्मा गांधी के दृष्टि से सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? जो बच्चों को मानने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा में बांध नहीं पाएगी, पहले होने चाहिए थे। तो वो जो भाई अहिंसक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा है ना, ये महात्मा गांधी के अनुसार सबसे बढ़िया शिक्षा है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्मदिन को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं 2 अक्टूबर को। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, अभिनव शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता की पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है। क्या उत्तर हो सकता है? तो कैसी तुम नदी हो जैसी तुम कविता हो। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 83 नंबर का बोलता है? बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? जल्दी बताइए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो अपनी अम्मा को, अपना मम्मी को सबसे बड़ा जज मानते थे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? बहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर संशकित हो उठी? तो भैया किसका रूप देखकर संशकित हो उठी? तो आसमान का रूप देखकर डेरा गई, संशकित हो उठी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब क्या बोलना है, अब क्या बताना है? चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पपाती की आंखों की भीतरी भागों का परीक्षण किया? तो ऑप्टेलाइस्कोप से वो भाई डॉक्टर आके उसके भीतरी आंख का परीक्षण किया। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित थे? तो पंजाबी मिश्रण ब्रज भाषा में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 252 वैभव की व्रता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो आपको बताना है कि 252 वैभव की व्रता के अनुसार कवि रसखान को
किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो वो थे भाई विठल नाथ ने। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 नंबर का कौन ऑप्शन सही होगा? देखिए, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कहानी के अनुसार मिट्टी का आबोध मूर्ति कौन है तो जानता है? तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तनी फास्ट करते हैं भाई, टाइम ज्यादा हो रहा है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावना प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? तो जो उसकी जो आदिम भावना होती है ना, वो भाई उसे प्राणी मात होकर जोड़ती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 90 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ के पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिली है? तो जो पदता डिडम है ना, इसमें भाई डिदकम, इसमें भाई पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अब क्या बोलना है? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है कौन, तब कवि क्या जवाब देते हैं? तब कवि क्या जवाब देते हैं? तो वो जवाब देते हैं दोस्त। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड और ड को क्या समझते हैं? तो बेटा ड को माँ समझते हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर क्या बोलता है? कन्नड़ साहित्य की प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कोलार, कर्नाटक में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अब बताना है, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल में परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती थी? तो भैया किस तरह खींचती थी? तो हाथ रुमाल पर फटकार के खींचती थी। तो हमारा 54 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 नंबर का बोलता है, बिरजू महाराज की शिष्या रोशनी वाजपेयी रंगक्रम के किस पत्रिका का संपादन किया? तो नटरंग पत्रिका का संपादन किया। तो 95 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कवि घनानंद किस मुगल बादशाह से कि हाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो मोहम्मद शाह रंगीले की यहाँ ये भैया मीर मुंशी का काम करते थे कवि घनानंद। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर क्या बोलता है? मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन में मानव जाति का संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिया? तो जो भैया संस्कृत का गान है ना, ये बने 97 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित व चर्चित कवियों में से एक थे? तो भैया बांग्ला के। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डी से बना था? तो भैया दधीची मुनि के हड्डी से बना था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं के ज्ञान रखने वाले बहुभाषीय विद्ध थे? तो भाई सबसे जो तेज चालाक ज्ञानी व्यक्ति थे ना हाई कवि में से, तो वो थे भाई सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अजय जी। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आज मेरा थोड़ा तबीयत डाउन था, इसीलिए वर्ड में बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ। तो आप अभी तक हमारे वीडियो पर जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।